इस प्रोग्राम के प्रायोजक हैं wahcard.com। सजाए हर जगह हमारे साथ। इंडो टेक्निकल इंस्टीट्यूट, रोजगारोन्मुख व्यावसायिक प्रशिक्षण। नमस्कार, मैं यशोवर्धन। गुड मॉर्निंग। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ सतीश बौद्ध जी मौजूद है। नमस्कार दर्शकों, चाय पर चर्चा इस प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख अखबारों की। यश जी बताएंगे क्या है आज के अखबारों का हाल और क्या खबर है इसमें। आज दैनिक भास्कर अखबार जो है उसकी मेन हेडलाइन देखा जाए तो धर्मांतरण विवाद जो कल नारायणपुर में हुआ था, पूजा स्थल पर हमला, तोड़फोड़, पथराव, एसपी का सिर फूटा, ये मेन हेडलाइन है। यश जी आपको बताया कि जो नारायणपुर में जो घटना घटित हुई है ये धर्मांतरण को लेकर घटित हुई है, क्योंकि यहाँ पर नारायणपुर में जो आदिवासी क्षेत्र में जो धर्मांतरण का जो चर्चा और लगातार धर्मांतरण की खबर आ रही थी, उसको लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ, जिसमें आदिवासी एक इसका विरोध कर रहे थे और एक तरफ जो क्रिश्चियन धर्म कन्वर्ट हुए उन लोग, चूँकि वहाँ पर ऑलरेडी पिछले कई दिनों से जो आदिवासी जो धर्मांतरित आदिवासी है उन्होंने चर्च का निर्माण किया था, जिसका तोड़फोड़ कल हुआ, इस घटना को लेकर वहाँ पर एसपी पहुंचे थे। तो एसपी का मतलब कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा उनके ऊपर हमला किया गया, उनका सर फूटा। तो यह एक बहुत चिंता वाली बात है कि अगर एसपी का सर फूटना, ये बहुत बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था को लेकर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह। कहीं ना कहीं जिले के एसपी है वही सुरक्षित नहीं है तो लोग कैसे सुरक्षित है। जी जी जी। और उनके सर में 5 टाके भी लगे हैं। जी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि अगर एसपी सुरक्षित नहीं है तो आम जो छत्तीसगढ़ के आम नागरिक है या छोटे जो पुलिस के कर्मचारी हैं, तो वो एक जो भय था लोगों में कि कानून के प्रति, तो भय खत्म होता नजर आ रहा है। यस जी जी। और अब देखना होगा कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाता है और प्रशासन क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि आपको ये बताया कि अभी जो नारायणपुर जिला है वहां पर छावनी में तब्दील कर दिया है। इतनी फोर्स वहां मंगाई गई है, चूंकि शहर बंद का भी आह्वान किया गया है, तो उसको देखते हुए सुरक्षा के व्यवस्था के तगड़े इंतजाम किए हैं और पूरे छावनी में तब्दील किया गया है। आज विधानसभा में मुद्दा रहेगा ये। जी, कल जिस प्रकार कल शीतकालीन सत्र का आरंभ हुआ, तो स्टार्टिंग से ही आरक्षण का मुद्दा लगातार हावी रहा। विपक्ष लगातार इस पर विरोध जताया है कि आरक्षण को लेकर, और आज भी चूंकि आज तो एसपी का सर फूटने वाली बात है, तो ये शीतकालीन सत्र में यही मुद्दा गरमाएगा। जी सतीश जी, चलिए अब हम दूसरे अखबार की ओर रुख करते हैं, हरिभूमि की ओर। हरिभूमि में पहली खबर ये जो हेडलाइन है कि 20 करोड़ की फर्जी बैंक गारंटी से धान का उठाव, डीएमओ सस्पेंड, 4 मिलर्स भी ब्लैक लिस्टेड। यस जी, आपको बताएंगे कि जो ये धान खरीदी वाला जो मामला है, चूंकि जब छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी तब भी नान घोटाला सामने आया था, और ये जो अब हरिभूमि की पहली जो खबर है, जो 20 करोड़ का फर्जी बैंक गारंटी के माध्यम से धान का उठाव हुआ है, तो ये कुनकुरी में एक घटना घटी थी जहां पर इस प्रकार का फर्जीवाड़ा करके धान को उठाया गया था। तो ये एक इस प्रकार जो जालसाज लोग हैं जो फर्जीवाड़ा करते हैं, वो छत्तीसगढ़ में ज्यादा सक्रिय है। खासकर देखा जाए चूंकि हमारा छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है, तो धान के कटोरा होने के कारण यहाँ पैदावार ज्यादा है, तो इस तरह का फर्जीवाड़ा होते रहता है। पुलिस लगातार कार्रवाई करती है, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों को मिलीभगत पाई जाती है इसमें। जी, तो आपको क्या लगता है इसके ऊपर आगे क्या होने वाला है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो पुलिस की कार्यशैली है, उसको महाराष्ट्र पुलिस की कार्यशैली जो बॉम्बे में जिस प्रकार क्राइम का एक सेल गठित है, तो छत्तीसगढ़ की जो पुलिस की कार्यशैली महाराष्ट्र की कार्यशैली के बराबर। तो छत्तीसगढ़ में अगर आपको ये बताए, आपको जानकारी होगा कि जो छत्तीसगढ़ पुलिस
के नाम से पूरे हिंदुस्तान के, इंडिया के जितने क्रिमिनल हैं यहाँ पर आके अपराध करने से बचते हैं। चूंकि यहाँ की जो पुलिस की कार्यशैली छत्तीसगढ़ की तो बहुत सख्त है और अपराधी बच नहीं पाते हैं। जी जी हरिभूमि की ही दूसरी हेडलाइन ये है, आरक्षण पर जंग पर हंगामा, विधेयक और आयोग गठन पर पक्ष विपक्ष ने छोड़े तीर। जी हरिभूमि की ये स्टेट एडिशन की दूसरी खबर है और ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि कल से शीतकालीन सत्र आरंभ हुआ है और लगातार हंगामा शीतकालीन सत्र में देखा गया। कई विधायक निलंबित भी हुए हैं और कई विधायकों को, जो विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत जी है, उन्होंने टोका भी है कि अपशब्द का प्रयोग न करें। तो हंगामेदार शीतकालीन सत्र आरंभ हुआ है और आज भी आसार है कि जिस प्रकार नारायणपुर की जो घटना घटित हुई है तो आप मान सकते हो कि आज भी शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन हंगामा जरूर होगा। जी सर। जी जी चलिए अब रुख करते हैं दूसरे अखबार की ओर, नव भारत की ओर रुख करते हैं और देखते हैं कि इनकी क्या प्रमुख हेडलाइंस है। आरक्षण विधेयक राजभवन में रोकने पर सदन में बवाल, ये खबर अभी हरिभूमि में भी थी जो नव भारत में है। जी यश जी, आपको बताएंगे कि आरक्षण विधेयक को लेकर लगातार पिछले 32-34 दिन हो गए हैं और लगातार ये मुद्दा गरमाया हुआ है। चूंकि आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल जी के हस्ताक्षर नहीं होना, ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न खड़ा कर रहा है। कांग्रेस बार बार आरोप लगा रही है कि राज्यपाल को दिशा निर्देश मिला जा रहा है, दिशा निर्देश मिल रहा है। तो ये बात है कि अगर आदिवासियों का ये आदिवासियों के लिए आरक्षण की मुद्दे की बात थी और इस पे राज्यपाल को हस्ताक्षर कर देना चाहिए। अब क्या उसमें नियम कानून में क्या त्रुटि है, क्या राज्यपाल जी ने देखा है जिसके कारण साइन नहीं करे, तो यह एक बहुत बड़ा मुद्दा अभी बनते जाएगा और शीतकालीन सत्र में इस पर लगातार हंगामे होते रहेंगे। जी जी सुप्रीम कोर्ट ने 2016 की नोटबंदी को बताया वैध, ये एक दूसरी हेडलाइन है नव भारत की। जी नव भारत की दूसरी हेडलाइन आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट, चूंकि जो 2016 में जिस प्रकार नोटबंदी अचानक हुई थी केंद्र के द्वारा, तो कई सारे याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए थे कि इससे अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, बहुत लोगों को तकलीफ हुआ है, आम शहरी को तकलीफ हुआ है। घंटों लोग अपने पुराने नोट को एक्सचेंज करने के लिए सड़कों पे, बैंक के सामने लाइन लगे पाए गए थे और कई लोगों की वहां पर हार्ट अटैक से भी मौत भी हुई थी। तो इसे देखते हुए कई जो याचिका करता है उन्होंने याचिका लगाई सुप्रीम कोर्ट में, तो उसका फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैध बताया। तो ये कहीं ना कहीं जो आरोप लगाने वाले हैं उनको एक सीख मिलना चाहिए कि याचिका लगाने के पहले एक बार जरूर सोचें। यस जी जी और कहीं ना कहीं इसको नोटबंदी का फैसला गैर कानूनी था, जस्टिस नागरत्ना ने भी ये बात कही है। देखिए, स्टार्टिंग में बहुत सारे जो याचिका करते हैं न्यायाधीश है, न्यायमूर्ति, उन्होंने ये बात कही थी, लेकिन जिस प्रकार जो फैसला अभी आज जो कल फैसला आया कि उसे वैध बताया, तो ये अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इसके आगे किसी को कमेंट्स नहीं करना चाहिए। यस जी जी एक और खबर वही नव भारत में से है कि नारायणपुर में क्रुद्ध आदिवासियों ने चर्च पर किया बड़ा हमला। देखिए, चूंकि नारायणपुर नक्सली क्षेत्र है और आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और आप पूरे, अब छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे सेंसिटिव, मतलब अति संवेदनशील जो क्षेत्र है वो नारायणपुर है। अगर वहाँ पर अगर धर्म के नाम से अगर विवाद हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा रूप आज नहीं कल ये ले सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि अगर वहाँ आदिवासी धर्मांतरित हो रहे हैं या जो आदिवासी जो विरोध कर रहे हैं कि ये धर्मांतरित हो गए, इन्हें अपने समाज से अलग किया जाए, तो ये जिस प्रकार कल चर्च में तोड़फोड़ हुई है, तो ये गंभीर विषय है। इसको लेकर सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार को कड़े फैसले लेकर इसको समाप्त करना चाहिए, नहीं तो ये भविष्य में एक बड़ा रूप लेगा और जो एक सांप्रदायिक तनाव
छत्तीसगढ़ चूंकि शांत प्रदेश है, यहाँ किसी प्रकार का, जिस प्रकार अन्य प्रदेशों में भारत में ये देखा गया कि अन्य सांप्रदायिक प्रदेशों तनाव में होते हैं। सांप्रदायिक तनाव के कारण कर्फ्यू लगते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज तक ये स्थिति पैदा नहीं हुई है। तो सरकार को इसके लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए, कड़े कदम उठाकर इस विवाद को शांत करना चाहिए। और इस विवाद को लेकर ही नव भारत ने यह भी कहा है कि स्कूल और धर्मस्थल जो है क्षतिग्रस्त हुए थे, तो समझाने गए थे एसपी की ऐसा मत कीजिए, तो उनका सिर फोड़ दिया गया और कई पुलिसकर्मी इसमें घायल भी हुए। यस जी, क्या है कि आपने देखा होगा कि अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है, आपको मैं पहले भी कहा, अगर पुलिस सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है। तो आप अगर एसपी का सर फूट रहा है और वहाँ पर एसपी के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक गंभीर विषय है। इसके लिए प्रदेश सरकार को सामने आकर इस मसले को जल्द से जल्द खत्म करना। गृह मंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं है, चूंकि ये घटना को महज 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। देखिए, कल की घटना है और आप गृह मंत्री जी का बयान नहीं आना, ये भी एक सवाल पैदा करता है कि अगर गृह मंत्री को तत्काल मौके पे जाना चाहिए। चूंकि विधानसभा सत्र चल रहा है तो सारे मंत्री, सारे विधायक विधानसभा में मौजूद है, लेकिन घटना बहुत बड़ी है। यहाँ पर सारे जो जिम्मेदार प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी, तो उनको जाना चाहिए और उस पर सुलह करवाना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और हमले क्यों हो रहे। कहीं ना कहीं आज मेरे को लगता है कि सदन में ये चीज जरूर उठेगी। और आज शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन है और आप ये देखेंगे कि शीतकालीन सत्र में हंगामा जरूर होगा। और चूंकि मामला धर्म से जुड़ा हुआ है तो स्वाभाविक है कि विपक्ष इसका जरूर फायदा उठाएगा और सदन को चलने नहीं देगा। कल आरक्षण का भी मुद्दा था और जल जीवन योजना का भी मुद्दा था, जिसमें नारायण चंदेल जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है पीएचआई मंत्री पे कि 100 करोड़ का घोटाला है। जी यस जी, आपको बताएंगे कि कल जो विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों ने जल जीवन मिशन पर क्वेश्चन उठाया, तो प्रश्न उठाया, तो ये एक बड़ा ये योजना बहुत बड़ी है जो लोगों को घर घर तक पानी पहुंचाने की स्कीम है ये। तो अगर इसमें अगर विधायक और जो मंत्री वहाँ के जो सदन में जितने विधायक और वो प्रश्न कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी दिख रही है। तभी दोनों पार्टी के पक्ष और विपक्ष दोनों को प्रश्न कर रहे हैं। तो ये आप ये मान सकते हैं इस जो करोड़ों की बात है कि इस योजना में करोड़ों लगे, तो क्वेश्चन मार्क उठा, तो ये बहुत बड़ा सवाल है। और केंद्र इसमें हस्तक्षेप करके जांच एजेंसी गठित करना चाहिए कि आखिर ये सवाल क्यों आया। जितनी राशि आवंटित की गई थी उसका 50% भी इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी। हाँ, तो चूंकि केंद्र की स्कीम है, राज्य का भी इसमें सहभागिता रहता है, तो इसमें जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करनी चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को। जी, अब हम अगले अखबार की ओर जाते हैं, हरिभूमि की ओर जाते हैं हम। इसमें भी एक दिन पहले जहां आतंकी हमला वहां ब्लास्ट, 2 बच्चों की मौत। तो ये खबर जम्मू कश्मीर की है और कहीं ना कहीं वहां पे इस तरह की गतिविधियां अभी भी देखी जा रही है। देखिए, जब से आपको बताया कि हरिभूमि ने अपने स्टेट एडिशन के तीसरी खबर के रूप में, बड़ी खबर के रूप में इसे उठाया है, तो आतंकवादियों का जो लगातार जिस प्रकार उनकी कार्यशैली रही है कि वहाँ जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना, तो जब धारा जो अभी सरकार वहाँ पर जम्मू कश्मीर में है तो वो वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी तगड़ी है, लेकिन लगातार जो आतंकियों के द्वारा आतंक की घटनाओं को अंजाम देना, कहीं ना कहीं गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री को इसके लिए और ज्यादा सजग होना पड़ेगा, सख्त होना पड़ेगा। जी जी, पत्रिका अखबार की अगर हम बात करें तो उनकी हेडलाइन है, रायपुर में 24 से 26 फरवरी तक कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होना है, जी, जो कि होगा रायपुर में। पत्रिका ने इसे अपने स्टेट एडिशन में उठाया और ये बहुत अच्छे, ये खबर जिसमें कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन
इस राष्ट्रीय अधिवेशन को अगर मैं अपने तौर से बताना चाहूँ या मेरे इससे, तो ये राष्ट्रीय अधिवेशन हर प्रदेशों में होते हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और कहीं ना कहीं ये आगामी जो विधानसभा है और लोकसभा है उसकी तैयारी के लिए भी इसमें बात उठेगी। और सारे इसमें पता चला है हमको कि देश भर के जो कांग्रेस के दिग्गज नेता यहाँ छत्तीसगढ़ आएंगे। और एक छत्तीसगढ़ के लिए एक महत्व भी है कि अगर छत्तीसगढ़ में पूरे देश के कांग्रेस के नेता आ रहे हैं तो ये, और चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो ये इस राष्ट्रीय अधिवेशन में आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव पर मंथन किया जाएगा, ये जानकारी हमको मिली है। आज प्रस्तावित स्थल का जायजा भी करेंगे सीएम, ये भी एक चूंकि सीएम हमने सुबह देखा, सीएम के प्रोटोकॉल में ये चीज सामने आई कि विधानसभा के बाद वो राष्ट्रीय अधिवेशन जहाँ होना है वहाँ जाके दौरा करेंगे। तो ये बड़ा अधिवेशन होगा छत्तीसगढ़ के लिए, और देश के सभी टीवी चैनलों में इसका प्रसारण जरूर होगा, चूंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है या लीडर है उनके लिए कोई अच्छी खबर हो सकती है इससे। चूंकि छत्तीसगढ़ में हो रहा है, छत्तीसगढ़ के सीएम हमारे जो भूपेश बघेल जी तेज तर्रार है, और वो लगातार राष्ट्रीय मुद्दों पर, चूंकि अभी जिस प्रकार विधानसभा चुनाव हुआ हिमाचल में, वो उनके कारण वहाँ जीत हुई, तो स्वाभाविक है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा अब राष्ट्रीय स्तर पे जाना पहचाना जा रहा है। क्योंकि भूपेश बघेल ने जो योजनाएं लाई है, तो वो योजनाएं पूरे देश में, चूंकि हम जब भारत जोड़ो यात्रा कवरेज करने के लिए वहां पहुंचे थे दिल्ली, तो वहां पर जब हम लोगों से पूछा कि भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कैसा कार्य कर रहे, तो एक हमारी भेंट हुई थी राजस्थान के किसी व्यक्ति से, वहाँ के नेता थे कांग्रेस के, तो वो भूपेश बघेल जी की तारीफ कर रहे थे। आंध्र प्रदेश के कुछ लोग मिले थे तो उन्होंने तारीफ किया है, और आपके गुजरात से लोग आप मिले तो उन्होंने जो योजना की तारीफ करी। तो ये एक मान के चलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का चेहरा राष्ट्रीय स्तर पे देखा जा रहा है, उनको राष्ट्रीय नेतृत्व की जिम्मेदारी मुझे लगता है मिलेगी। कहीं ना कहीं 4 साल के भीतर अच्छी खासी अगर देखा जाए तो इंडिया लेवल की छवि बना ली है भूपेश बघेल जी ने। देखिए क्या है, जो जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजनाएं लाई है, तो गोबर, तो अगर कोई प्रदेश गोबर खरीदी कर रहा है तो ये चर्चा का विषय है। तो ये भूपेश बघेल ने वो करके दिखाया है। ठीक है, कहीं गड़बड़ हुआ है, कहीं योजना अच्छी हुई है, खाद बन रहे, तो ये योजनाएं जब आरंभ में स्टार्ट होती है तो दिक्कतें होती है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वो धीरे धीरे एक अपना पूरे गति के साथ तो वो योजना सफल होती है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस योजना को सराहा था, और उन्होंने भी इसके ऊपर एक चर्चा की थी कि गोबर से हमें भी कुछ करना चाहिए। और अभी जैसे कि आपने देखा कि कुछ क्षेत्रों में गोबर से पेंट भी किया गया है, गोबर से पेंट बनाए जा रहे हैं। देखिए, चूंकि ये योजना बहुत अच्छी है और इससे जो कृषि करने वाले हैं और पशुपालक है उनको फायदा हुआ है। जी। तो अभी लगातार जो गोबर खरीदी, जो गोबर बेच रहे थे, और उनको लगातार उनको भुगतान भी हो रहा है। तो ऐसा कहीं हमको छत्तीसगढ़ में जहाँ भी हम गए तो ऐसा शिकायत नहीं मिला कि गोबर हम बेचने के बाद हमको पैसा नहीं मिला। तो ये एक अच्छी योजना हम मान सकते हैं, ताकि जो जिस प्रकार हम फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे हैं अपने खेतों में, अगर गोबर खाद का उपयोग करें तो ये मान के चलिए जो आम लोग हैं उनका स्वास्थ्य पे भी अच्छा असर पड़ेगा और पैदावार भी ज्यादा होगा। क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे तो फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं करते थे, यूरिया या जिस प्रकार के केमिकल का, तो हमारे जो पूर्वज थे वो गोबर खाद और जो नेचुरल तरीके से जो खाद बनती थी उसका उपयोग करके फसल लेते थे। तो ये एक अच्छा पहल है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को हम तारीफ करेंगे उनका कि ये योजना लाकर जो पुरानी पद्धति है, जो पुराना जो संस्कार है लोगों जैसा हमारे पूर्वज करते थे, और पैदावार भी बढ़ेगा इससे। जी सतीश जी, अब हम एक ब्रेक लेंगे। अब वक्त तो चला है एक ब्रेक का, बने रहिए इंडियन न्यूज के साथ।
पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। Looking for a reliable online shopping site? Welcome to walkhart.com. We offer the best quality products at the lowest price with easy and fast delivery options. Search, discover, and choose from a wide selection of lifestyle essentials such as home decoration, garden decoration, hotel decoration, fountains, donation boxes, school products, kids corner, sports, tent decoration, wide range of cricket bowling machines, and many more. We combine innovation and tradition to give you the best in the market. Interior designers may contact to be our privileged customer on 74005. 74005. प्रशिक्षण जो रोजगार दिलाए। कंप्यूटर हार्डवेयर, मोबाइल सर्विसिंग कोर्स, इलेक्ट्रिकल कोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स, रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग कोर्स, छात्रावास की सुविधा। इंदु टेक्निकल इंस्टीट्यूट, टी मार्केट पावर हाउस, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9827194279, 74156744157। ये है इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल, हर क्षण, हर सच। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चाय पर चर्चा जारी है। हमारे साथ मौजूद है यश जी और इनसे चर्चा करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो हमारे दुर्ग भिलाई जो स्टेट एडिशन की खबर है, तो हम सबसे पहले दुर्ग भिलाई भास्कर की खबर उठाते हैं और इसमें प्रमुख खबर के रूप में टमाटर नहीं खरीदा गया, किसान फसल उखाड़ने को मजबूर। तो यश जी ये बताएंगे कि ऐसा क्यों होता है बार बार कि किसान टमाटर को सड़कों में फेंकते हैं, खेत में जो फसल होगी उसको तोड़ नहीं पाते, क्या वजह है? कहीं ना कहीं सतीश जी, अगर हम देखें तो कल ही आपने एक बात कही थी टमाटर को लेके, और आज ये मेन हेडलाइन के तौर पे आप देख सकते हैं भिलाई दुर्ग एडिशन में टमाटर है वो 1 रुपए किलो से बेचने के लिए किसान मजबूर है, और उसको तोड़ेंगे यदि किसान और उसको ट्रांसपोर्ट करके ले जाएंगे तो उनको कुछ बचेगा ही नहीं। इस वजह से टमाटर फसल उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं। चूंकि एक कैरेट में उनको मुश्किल से 15 रुपए मिलता है और एक कैरेट में 30 किलो टमाटर आते हैं, तो आप अगर हिसाब किताब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टमाटर के पीछे कोई फायदा नहीं है। इसका एक और कारण यह है कि टमाटर इतने ज्यादा, जो कि हम इकोनॉमिक्स का अगर आप देखें तो डिमांड एंड सप्लाई की हम बात करें तो सप्लाई और डिमांड में अगर हम देखें तो उतना ज्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा टमाटर है और सप्लाई हो नहीं रहा है बाजार में। तो आपको यस जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो पिछली सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की और वर्तमान सरकार है कांग्रेस की, तो दोनों ने एक वादा किया था कि फूड पार्क का निर्माण करेंगे और फूड पार्क के निर्माण में स्टोरेज करने के लिए जो टमाटर या अन्य सब्जियां जो उसको स्टोरेज करके रखेंगे और या इसका कुछ उपयोग करेंगे, केचप या जो भी, तो वो चीज नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण किसानों को तो नुकसान हो रहा है। ठीक है, भूपेश बघेल किसानों को कई तरह की मदद दे रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार ये हर साल का ये दिक्कत है कि टमाटर फेंकते हैं। यश जी, मैं भास्कर की दूसरी खबर की बात करूंगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि नगर निगम भिलाई में लगातार डायरिया से कई मौतें हुई है ना, 3 मौतें हो चुकी है और 500 से ज़्यादा लोग बीमार रहे। तो ये जो परेशानी है
इसको लेकर कैसा आप देखते हैं? अभी अगर हम भिलाई दुर्ग के इस एडिशन में देखें तो साफ साफ नगर निगम ने ये कह दिया है कि इसके लिए पब्लिक जिम्मेदार है और अफसरों को क्लीन चिट दे दी गई है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि वार्ड क्रमांक 32 में किसी ने पाइप में छेद कर दिया था, उस वजह से जो दूषित पानी है नालियों का वो उस पाइपलाइन में गया और कहीं ना कहीं डायरिया फैला। तो अब ये कहीं ना कहीं सवाल निशान ये भी खड़ा करता है, और इसमें इन्होंने कहा भी है पेपर में कि जो पानी की टंकी की सफाई होती है वो एक पर्टिकुलर अवधि के भीतर भीतर हो जानी चाहिए, वो 6 माह से पेंडिंग था, वो भी नहीं हुआ था। और कहीं ना कहीं ये समस्या है साफ सफाई को लेकर भी हमारा कार्यक्रम चलता है आपका वार्ड आपका पार्षद, तो हमारे जो रिपोर्टर ग्राउंड लेवल पे जाके देखते हैं, चीजों को समझते हैं, लोगों की परेशानियों को सुनते हैं, तो उसमें एक अहम मुद्दा था कि नालियां जाम थी। और ये एक वार्ड का नहीं, ये लगभग सभी वार्ड का यही कहानी है कि नालियां जाम। यस जी, आपको बताना चाहूंगा चूंकि हमने भी ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और वहां जाके देखा है कि अधिकांश हम छत्तीसगढ़ के केवल भिलाई नगर निगम नहीं, दुर्ग, बिलासपुर, हर जगह का एक ही समस्या है कि जो सीवरेज का जो पानी जहां से जाता है उसी से लगकर पीने का पानी का पाइपलाइन जाता है, जो कई वर्षों से लगा हुआ है, सड़ गया है, तो उसको रिपेयर करना है या नया पाइपलाइन बिछाने की जरूरत है। लेकिन जनरली देखने में आता है कि नगर निगम प्रशासन उस पर का फोकस कम रहता है। जब कोई घटना होती है तभी वो सजग होते हैं। और इस पे एक और बात ये भी है कि अभी मेयर ने एक टीम भी गठित की है जिसमें कुछ MIC के जो वरिष्ठ मैं कहूंगा पार्षद रह चुके हैं पूर्व, और उनको भी इसमें देखिए यश जी क्या होता है टीम गठित करना और उसको धरातल पे उतारना, ये दो अंतर है। तो टीम गठित होने से, रिपोर्ट बना के पेश करने से, कागज में इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर निगम प्रशासन लगातार ध्यान दे तो व्यवस्था में सुधार आ सकता है। जी। अब मैं आपको भास्कर, भिलाई दुर्ग भास्कर की ही खबर, तीसरी खबर आपको मैं बताना चाहूंगा कि जो तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, तो इससे कैसा महसूस कर रहे हैं आप? चूंकि सुबह आ रहे हैं स्टूडियो तो देख रहे होंगे, कैसा महसूस हो रहा है आज? अगर मैं आज का बताऊं तो आज काफी ठंडी थी सुबह। अगर हम कल के हिसाब से देखें तो कल उतनी ज्यादा ठंड नहीं थी, मगर आज आपको तापमान में अगर देखा जाए तो गिरावट थी। इसका असर ये भी था, मध्य प्रदेश में भी काफी ज्यादा गिरावट थी तापमान में, और जो हवाएं उस तरफ से आती है, और चूंकि उत्तर प्रदेश में भी काफी तापमान कल गिरा हुआ था, तो इसका असर कहीं ना कहीं हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। चूंकि भिलाई में तो ठंड का माहौल था आज। हाँ, अब अखबार एक हरिभूमि अखबार है जो इस्पात भूमि के नाम से भिलाई दुर्ग में सर्कुलेट होता है। तो इसमें एक खबर है कि यहाँ पर जो दुर्ग में एक अपना वो है जिला उपभोक्ता फोरम जी, है ना, तो वहाँ पर 5 सालों में 2500 प्रकरण पेंडिंग बताए जा रहे हैं और एक अध्यक्ष के कंधे में 10 जिले का प्रभार। तो कैसे मानते हैं, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं, मेरा ये मानना है कि एक अध्यक्ष के कंधे पे 10 जिलों का अगर भार रहेगा तो कहीं ना कहीं वो कार्य करने में असमर्थ हो सकते हैं, क्योंकि जो जिलों की अगर आप साइज देखेंगे और अगर आप उसका देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है तो उसके हिसाब से काम नहीं हो रहे, और इसके लिए कहीं ना कहीं कुछ फेरबदल और बदलाव करने जरूरी है। यश जी, वक्त हो चला है हमारे कार्यक्रम को समाप्त करने का, चूंकि समय के हमारे पास पाबंदी है। तो दर्शकों आपको बताना चाहेंगे कि हम चाय पे चर्चा रोजाना हम 7:30 बजे आपके बीच अखबारों को लेकर पहुंचेंगे और अखबार की प्रमुख जो हेडलाइंस है उन पर चर्चा की जाएगी। मेरे साथ यश जी मौजूद है और कार्यक्रम को हम समाप्त कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों का नमस्कार। आप बने रहे इंडियन न्यूज के साथ। नमस्कार।